हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप में से प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल पढ़ ही रहे हो, लगभग एंडिंग वाला पार्ट ही था। तो आज मैं गेट 2025 का रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन लेता, बिकॉज हम पढ़ ही रहे थे रैंडम वेरिएबल। तो गेट 2025 में कैसे क्वेश्चन आए, मैं पहले भी बोला हूँ कि आप अगर में से बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो हर चीज़ें आपको बनते जाएगी, बहुत ध्यान से आपको समझना है। रैंडम वेरिएबल के मेरे 1-2 लेक्चर बचे ही, लास्ट क्लास के 1-2 लेक्चर बचे ही रैंडम वेरिएबल के। ठीक है, तो मैं जस्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि 2025 में आपको किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस में लेता हूँ रैंडम वेरिएबल, अभी जो पेपर दिए है, ठीक है, उन्हीं की बात मैं कर लेता हूँ। तो जितने लोग भी अभी अगले वीक में पेपर देने वाले हैं वो बड़े अच्छे से देखें, और आने वाले समय में गेट 2026, 27, 28 में पहले ही बुलाऊँ कि मैथमेटिक्स के लिए बिंदास से मेरे को फॉलो करो। आपसे सब चीज़ें बन जाएगी अगर आप मेरी पूरी बातों को सुनोगे, तो प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपसे नॉर्मली सब बन जाएगा। मैं पेपर देख भी रहा था कि क्या आप लोगों को आ रहा है, तो ऐसा कुछ आता नहीं है। मतलब एक आधी क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा टफ टाइप का आता, नहीं तो मॉडरेट आता, और बहुत सारे क्वेश्चन तो इजी भी आते हैं। ठीक है, तो चलो मैं बात करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोग ना बनाए, ये इलेक्ट्रिकल 2025 मतलब अभी पेपर हुआ, और आईआईटी रुड़की सभी को पता है इस बार बनाया, तो ये 2025 इस साल का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जल्दी से इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, नहीं तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कम्युनिकेशन सिस्टम में उनको रैंडम वेरिएबल होता है, और वो बहुत डिटेल में होता है, मतलब आपके मैथ से भी ज़्यादा अच्छा लेवल होता है। लेकिन अभी तो हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वालों को ये क्वेश्चन था, और मेरे को लगता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वाले लोगों से क्वेश्चन नहीं बना होगा, चांसेस बड़े कम है कि क्वेश्चन बना होगा, बिकॉज जैसे कोई क्वेश्चन देखना चालू किया होगा तो उसको थोड़ा उसका कंफर्ट ब्रेक हुआ होगा, लाइक कि एक्स और वाई बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी एक्स एक्स पी वाई वाई। ये आपके पास पीडीएफ दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और एक्स और वाई टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब आपके पास बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपके पास। ये y इक्वल टू क्या दिख रहा है आपके पास, ये एक्स स्क्वायर, ये रिलेशनशिप दिया आपके पास रैंडम वेरिएबल में। और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x का है वो गिवन है आपके पास 1 है, 0 से 1 आपके पास बिलोंग्स, आपके पास कर रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये ओपन इंटरवल में 0, क्लोज इंटरवल में 1 है, तो ठीक है, इट्स ओके, देयर इज नो इशू। दोनों ही क्लोज इंटरवल में दिया रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यूडीएफ समान दिया है, मतलब 0 से 1 आपके पास 1 वैल्यू, मान सकते हैं कि ये पी एक्स की वैल्यू जो है वो ये। अच्छा, नॉर्मली एफ लिखते हैं लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो पी के फॉर्म में लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, तो कोई इतना इशू नहीं है कि ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिख भी सकते हैं। ये आपके पास 0 से 1 है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका एरिया 1 होता है, तो 0 से 1 है और ये वैल्यू 1 है। ये पीडीएफ, इसका एरिया इज 1। आपको पता है किसी भी पीडीएफ का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका एरिया 1 होता है, तो एरिया 1 है। तो इन बातों को ज़्यादा फोकस ना करें कि सर ये 0 से 1 दिया था, देखो अभी आपके पास जैसा मैं बनाया उसमें दिख रहा है, देखो 0 इंक्लूड नहीं किया, अगर 0 इंक्लूड कर लेता तो एकदम रेक्टेंगुलर बना देता, तो किसी के देने का हो सकता है मन, ये क्यों लिखा है ऐसा, ये इस तरीके से लिखा है, मतलब सामने वाले के मन में ये हो रहा होगा आपके पास कि देखो आपके पास ये वैल्यू है, ये 0 to 1 आपके पास जो वैल्यू है 1 है, 0 इंक्लूड नहीं किया, 1 को इंक्लूड किया, इट्स ओके, देयर इज नो इशू, चलता है इतना। अगर सर इसको इंक्लूड कर लेता तो फिर इसको इंक्लूड कर लेता, तो मैं इस लाइन को भी मिला देता और ऐसा कर देता, इससे कोई चेंज आता क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं आता, इससे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए कोई परेशान ना हो। अब आपके पास दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x आपको दिया था, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन y आपसे पूछा था, तो इसका मतलब है एक पीडीएफ देखे दूसरा पीडीएफ पूछा था। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छे से रैंडम वेरिएबल पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है तो उसको क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, उसको समझ नहीं आएगा कि कोई चाहता क्या है। ठीक है, पर ध्यान से देखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में जब बात होती है तो आपको क्लियर रहना चाहिए, कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो आपको पता है कि सर जैसे मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का एरिया कितना होता है, 1 सर। अब ये x का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, मैं y का भी लिख सकता हूं, ये f ऑफ y dy, सही है, एकदम बिल्कुल सही है सर। एरिया इज 1, पीडीएफ के एरिया 1 होता है, चाहे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x रैंडम वेरिएबल के लिए हो चाहे y के लिए। अच्छा, इसी को कोई ऐसा भी लिख सकता है, ये सबसे सिंपल तरीका है, इसी को कोई ऐसा भी लिख सकता है, कोई आईआईटी का प्रोफेसर कैपिटल X नीचे लिखता है, ब्रैकेट में स्मॉल x लिखता है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। मैं पहले भी बोला हूँ कि जब आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखो कैपिटल Y ब्रैकेट में स्मॉल y dy, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई दोनों में डिफरेंस क्यों होगा, बोथ आर सेम, लिखने के स्टाइल पर डिपेंड करता है। अब इस बार क्वेश्चन में देखो P लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को F की जगह P बोल दिया, ये कैपिटल X है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको पता है इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि एरिया ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज 1, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट F की जगह P लिखा हुआ है, ये y dy, ये
तो क्या इशू इसमें, सब ऑल आर सेम, सब कुछ सेम है, किसी को एफ पसंद है, ये कैपिटल एक्स जो रैंडम वेरिएबल है वो लिखना पसंद नहीं है, सिर्फ ये लिखना। ज़्यादातर लोग मैथ्स में ऐसे ही लिखते, ऊपर वाला लिखते। बहुत सारे आईआईटी के प्रोफेसर को ये स्टाइल पसंद है। ऑल आर सेम, स्टाइल कैसे भी हो सकती है। अब कोई ऐप की जगह पी लिख रहा है तो क्या इशू हो सकता है, ठीक है, ये तो हम जानते हो और आप भी जानते हो। बात ये थी कि सर ये कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक पीडीएफ दिया, दूसरा पीडीएफ कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो एरिया आपके पास, एरिया दोनों का 1 होता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब सर आप ये लिख सकते हो, अगर मैं बोलूं कि दोनों का एरिया 1 है, इसका मतलब है दोनों का एरिया अगर 1 है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, मैं एफ ही लिख रहा हूं, बाद में पी लिख लूंगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ वाई डी वाई। दोनों पीडीएफ को बराबर रख दिया बिकॉज ये एरिया। अगर दोनों पीडीएफ को अगर मैं माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेट करूं, मतलब टोटल एरिया ऑफ एनी पीडीएफ, चाहे रैंडम वेरिएबल एक्स का हो चाहे वाई का, एरिया तो 1 ही होता है। जब ये दोनों का एरिया 1 है, इसका तभी दोनों वैल्यू तो बराबर हुई। यस सर, बस यहां से स्टोरी। अभी मैं एफ ही लिख रहा हूं, बाद में पी लिख दूंगा, डोंट वरी। माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ वाई। ये सिंपल फॉर्म में लिखा, नीचे एक्स और नीचे वाई भी नहीं लिखा, ठीक है, इतना सिंपल फॉर्म में लिखा। अगर मैं बोलूं कि दोनों इंटीग्रेशन आपके पास अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं आपके पास, इसका मतलब है कि क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, इंप्लाई ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और एफ ऑफ वाई डी वाई। सोचो अगर ये ऐसा लिखा है तो अब मैं बोलूं कि टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा। ये आप दोनों इंटीग्रेशन को आप कैंसिल आउट कर दिए। कभी कभी लोग सोचते हैं अरे सर ये तो ऐसा मैथमेटिकली कोई कैसे कर सकता है, कर सकता है भाई, ये लिख दो, इसके बाद इंटीग्रेशन लगा दो, ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दिए। मेरे को बताओ यहां से रिजल्ट क्या है। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस y का क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन y का होगा f ऑफ x, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x और dx बाई dy। अच्छा, बहुत जगह आपके पास जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात करते हो, एक पीडीएफ से दूसरे पीडीएफ की बात करते हो, तो कई लोग, ये बहुत होशियार लोग इस रिजल्ट को यूज करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि कहां से आया। ये इतना सिंपल सा प्रूफ, कुछ किया नया नहीं। अच्छा, जब इसको मैं सीधे बता देता कि आप इसको याद कर लो, तो याद करने से होता क्या है कि कभी याद आ जाता, कभी नहीं याद आता। dy बाई डी एक्स करना है कि dx बाई डी वाई करना है, इसी में डाउट हो जाता। जब आपको चीजें पता होती ना, कंसेप्ट वाइज जब चीजें पता होती तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्या ये टफ है? नहीं है, सिंपल, दोनों एरिया 1 होता, दोनों को बराबर लिख दिया। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस y का फाइंड आउट करना है और x का मेरे को पता है, तो dx बाई डी वाई। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या था। इसी को अगर मैं लिख दूं कि सर जैसा क्वेश्चन था आपका उसको वैसा लिख दिया जाए, जैसा क्वेश्चन था पी वाई वाई, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन y, f को p लिख दे रहा हूं, तो पी एक्स एक्स और डी एक्स डी वाई, यही हुआ। ये जैसे f को लिखा था वैसे में p लिख दिया, इट्स ओके। अब पता है आपके पास क्या दिया है, रैंडम वेरिएबल का रिलेशनशिप गिवन है आपके पास। क्या गिवन है पता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन। अगर मैं x रैंडम वेरिएबल की बात करूं कि पी एक्स एक्स की वैल्यू गिवन थी ये 1 गिवन थी, और x बिलोंग्स टू 0,1 था, ओपन इंटरवल में 0 लिख दिया था और 1 को क्लोज इंटरवल में। इसके लिए कोई परेशान ना हो, रेक्टेंगुलर ही आपके पास यूडीएफ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेंसिटी फंक्शन। अगर मैं बोलूं कि देखो x बिलोंग्स टू 0 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y भी 0 होगा। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखें कि क्या होगा, तो सर y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर 0। y की वैल्यू क्या होगी जब 1 पुट करोगे, तो 1 का स्क्वायर 1। तो अभी भी अगर आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस x का और x बिलोंग्स टू 0 1 है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन y निकाल रहा हूं तो उसकी वैल्यू में भी अभी अपन नहीं लिखे कि ये कितना होगा, बट मैं बोल रहा हूं कि y बिलोंग्स टू, वही आ गया आपके पास क्या, ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 1, ये एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर 0 पुट करता तो 1 आ जाता, और 1 पुट करता तो 2 आ जाता, रेंज चेंज हो जाता। अभी आपके पास ये आएगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 0 पुट करने में 0 आएगा, 1 पुट करने में 1 आएगा, एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं बोल कह रहा हूं कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो जब सॉल्व कर रहे हो तो जो y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसको स्मॉल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखो सिंपली। बताओ dy बाई डी एक्स कितना आएगा? आप बोलोगे सर आपको तो dx बाई डी वाई निकालना, क्या प्रॉब्लम है, dy बाई डी एक्स निकाल लिया, कितना आया बताओ? सर 2x आया। x की वैल्यू क्या है? सर x की वैल्यू अंडर रूट y है, x की वैल्यू अंडर रूट y है सर, तो 2 रूट y आया, x की वैल्यू अंडर रूट y। ये dy बाई डी एक्स है, तो dx बाई डी वाई क्या होगा? अच्छा, dx बाई डी वाई कितना होगा? सर 1/2 रूट y, ये सिंपल।
ये 1/2 रूट वाई हो गया। ये इतना सिंपली सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो वाई का आप लिख रहे हो उसमें कोई इशू नहीं सर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस पी के फॉर्म में लिखा था, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये एक्स और ये dx बाई dy आ गया। ये पता, अब आपके पास ये पी एक्स की वैल्यू तो आपके पास कितनी थी? 1 थी। इसकी वैल्यू कितना आ गया सर? dx बाई dy की वैल्यू 1/2 रूट वाई आ गया, 1/2 रूट वाई। इसकी वैल्यू कितना था सर? इसकी वैल्यू तो 1 थी 0 से 1 में। लेकिन जब आप इसकी वैल्यू बोल रहे हो कि 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा सर? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की वैल्यू आ जाएगा 1/2 रूट वाई, और y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा सर? 0,1, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दिस वन। ये देखो ध्यान से सर, अगर ये आपके पास रिजल्ट आ गया तो आंसर आ गया। अच्छा, किसी पीडीएफ की प्रॉपर्टी आप ये भी बोल सकते हो कि सर 1/2 रूट वाई आया, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो। अच्छा, जस्ट मैं तो हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, मतलब मेरा आंसर सॉल्यूशन लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। y बिलोंग्स टू कितना था सर? 0,1। अब वैसा ऐसा कोई क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल इतना डालता नहीं, इस क्वेश्चन में डाला था, नहीं तो 0 to 1 ही लिख देते अपन। अब सोचो आपके पास अगर मैं बोलूँ कि सर इसका एरिया अगर मेरे को निकालना है तो y की वैल्यू तो 0 to 1 है, तो y की वैल्यू 0 to 1 है ये, और ये कितना है 1/2 रूट वाई, और dy इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर दे रहा हूँ, 1/2 है, और सर y की वैल्यू 0 to 1 है, और y की पावर कितना हो गया -1/2 dy। चलो इंटीग्रेट कर देते, 1/2 है, y की पावर -1/2 है, तो -1/2 प्लस 1 की है अपन, और -1/2 प्लस 1 की है। ध्यान से देखा जाए कि ये कितना है 1 और ये 0 है, ये 1/2 है, ये कितना आया सर? ये y की पावर 1/2 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है सर? 1/2 आ रहा है ये, और ये 1 से 0, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया ये, और आप जब 1 पुट करोगे अंडर रूट वाई में तो अंडर रूट 1 आ जाएगा, और 0 पुट करोगे तो 0, तो अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 0, आंसर विल बी 1। और 1 आना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि अगर कोई पीडीएफ है तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड करना ही चाहिए कि इसका एरिया 1 आना चाहिए। तो ये देखो आ गया आपके पास, तो आप श्योर भी हो कि आपका आंसर सही है। क्वेश्चन में जाके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दिया होगा कोई ना कोई। ये ए आंसर आ गया, वाई ए, हाँ ए आंसर आ गया। तो कोई ऐसा भी हो सकता था कि ये क्वेश्चन किसी को ना बन रहा हो तो वो सीधे सीधे सॉल्व करने की कोशिश करे। जैसे कोई स्मार्ट होगा तो वो एरिया निकालने चालू कर दिया होगा कि यार पीडीएफ का एरिया तो 1 आता है। अब देखो 0 से 1, इसको अगर y²/2 करूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0 से 1 अगर मैं पुट करूंगा तो ये भी 1 दिख रहा है आपके पास, y का इंटीग्रेशन y²/2 हो गया ना। तो ऐसे में ये लोग प्लान कर रहे थे कि देखो अगर ये लिखोगे तो इसका भी एरिया आपको 1 दिखेगा, इसका एरिया 0 से 1 इंटीग्रेट करो, देखो 1 दिखेगा, तो इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1, 1.5 रूट वाई है, हो सकता है इसका भी एरिया 1 आ रहा हो, इसका भी एरिया 1 आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इन चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे थे, मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा था एरिया वाइज, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। इसका मतलब है कि क्वेश्चन फ्रेम करने वाला अपना दिमाग लगाया कि हो सकता है कोई व्यक्ति को ये आता ही ना हो कि एक रैंडम वेरिएबल से दूसरे रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ में कैसे एंट्री मारते हैं, तो वो एरिया चेक करने चले जाएगा। तो चारों का एरिया 1 आना चाहिए। अगर सपोज करो ये एमएसक्यू क्वेश्चन होता तो हो सकता है कोई चारों आंसर बोल देता, क्योंकि उसको तो ये नहीं पता कि भैया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर एक का दिया है तो और रैंडम वेरिएबल का रिलेशन दिया है तो कैसे निकालते हैं। तो पता चला कि एमएसक्यू में चारों आंसर बोल देता, जबकि आंसर ओनली ए, एमएसक्यू के बाद भी आंसर ये होता। चलो ये तो एमएसक्यू नहीं था, एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बट ठीक है। मेरे को लगता है कि इतना बेहतरीन किसी को आना चाहिए अगर आप गेट का पेपर लिख रहे हो तो। इसलिए मैं बोलता हूं कि छोटी छोटी चीजों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली वे में देखना चाहिए, स्मार्ट वे में। अब जैसे 2025 का अगेन इलेक्ट्रिकल का पेपर है, अब ये भी क्वेश्चन एकदम से बना नहीं होगा अगर कोई रैंडम वेरिएबल कोई किसी को अच्छे से नहीं आता होगा। इस साल का ये भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वाले तो हिल गए होंगे अगर सच में नहीं पढ़े होंगे अच्छे से। तो कंसीडर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई विद द प्रोबेबिलिटी गिवन है, जब x 0 होगा y 0 होगा तो 1/4 है, जब 1 और 0 होगा तो 1/8 है, जब 0 1 होगा तो 1/2 है, और 1 1 होगा तो 1/8 है, और x की वैल्यू 1 है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। अगर आप मेरा अगर वो देखे होंगे पूरा रैंडम वेरिएबल तो एक जॉइंट एक्सपेक्टेशन करके बताया था। अच्छा, आपको पता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अगर मैं बोलूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगा तो आप बोलोगे सर समेशन ये xi और p x इक्वल टू xi, यही होता है आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कितना होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आपके पास ये समेशन वाई आई या जे लिख दो, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू वाई आई, या ये वाई आई लिखा होता है, यहाँ पे वाई आई लिख देता हूँ, यही होता है। अगर आपको याद होगा कि ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन, चलो ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन तो नहीं पूछा, लेकिन ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन बताया था कोवेरिएंस वाला क्वेश्चन 2024 का, वो भी आपको बता चुका हूं मैं। समेशन एक्स आई वाई आई, में दोनों आई लिख लेता हूँ, आई और जे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स आई और y इक्वल टू वाई आई, ये
ये भी बता चुका हूं। तो ये तीनों चीज मैं अच्छे से बता चुका हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस के बारे में बात कर चुका हूं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया आपके पास कि यार डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दो आपके पास है और एक्स की वैल्यू 1 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालना है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालना है तो सर ये तो मैं से ये पूछा है, बिल्कुल सही। मैं से क्या पूछा है? ये पूछा है सर, ये पूछा है, ये पूछा ना, आस्क लिख देता हूं, ये पूछा गया आपसे। तो सर रैंडम वेरिएबल तो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई तो यही होता है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सर समेसन वाई आई प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई आई, यही हुआ आपके पास। अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू तो 0 0 मतलब 0 और 1 है, y की वैल्यू एक्चुअली भी 0 1 है, इतना आपको दिखना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि सर मेरे पास अगर y की वैल्यू अगर आपके पास है 0 और 1 के लिए, तो 0 पे कितना आ रहा है वो बात होगी, और 1 पे कितना आ रहा है वो बात हो रही। अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 0 पे 1/4 है। अगर मेरे पास सिर्फ ये लिखा रहता कि सिर्फ अगर मेरे पास y के लिए गिवन रहता या x के लिए गिवन रहता, सिर्फ y के लिए गिवन रहता, तो मैं ये बोल देता कि y इक्वल टू 0 पुट करता, 0 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/8। लेकिन अब 0 में से दो अलग अलग कैसे हो गया? क्योंकि x की वैल्यू अलग अलग है। नहीं तो अदरवाइज मेरे पास y के लिए गिवन होता और मेरे को कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y पूछ लेता, मेरे को x अलग से गिवन होता, x की वैल्यूज के साथ प्रोबेबिलिटी गिवन होता, मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बता देता। y के साथ आपके पास ये प्रोबेबिलिटी गिवन होता, मैं y की एक्सपेक्टेड वैल्यू बता देता। इंटरेस्टिंग क्या बात है कि सर y का एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा, लेकिन गिवन x इक्वल टू 1 है। जब गिवन x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 में आपके पास क्या हो गया? ये x इक्वल टू 1 है। इस x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो मेरे पास दो वैल्यू है आपके पास, पता है, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा यहाँ पे, और फिर प्रोबेबिलिटी कितना पुट करूंगा? प्रोबेबिलिटी कितना पुट करूंगा? 1/8। फिर 1 पुट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितना पुट करूंगा? 1/8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर व्हेन x इक्वल टू 1, ये बोला था क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कितना हुआ? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेसन वाई आई प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू वाई आई, यही हुआ। इसका मतलब है y x इक्वल टू 1 तो गिवन था आपके पास, y की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 0 पुट कर दी, और प्रोबेबिलिटी कितना था? 1/8, यही था। यस सर। और y की वैल्यू जब 1 था आपके पास, ये y की वैल्यू 1 इतना दिख रहा है, तभी प्रोबेबिलिटी 1/8। कितना आंसर आया सर? आंसर इज 1/8, ये आंसर इज 1/8 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। एक्सपेक्टेड, ये क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 भी दिया हो सकता। अगर x इक्वल टू 0 दिया रहता तो फिर ऊपर वाली बात करते, 0 में 1/4 0 हो जाता, और 1 में 1/8 ये भी 1/8 आ जाता अगर x इक्वल टू 0 होता तो। ये देखिए ध्यान से, तो आंसर आपके पास कितना है? 1/8 आया। अगर ध्यान से देखा जाए इसमें, मतलब आंसर 1/8 आया, लेकिन बहुत सारी बातें की जा सकती थी। y की वैल्यू देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछा जा सकता था, इवन आपके पास ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन भी पूछा जा सकता था। याद रखो, ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन, फिर आपको x के लिए 0 और y के लिए 0 पुट करते 1/4 का मल्टीप्लाई होता। यहाँ पे कोवेरियंस भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे कोवेरियंस पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा सकता है। ये अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं आपके पास कि सर ये जो एक्स और वाई की वैल्यू थी, सर इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, कि सर इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कैसा? ये से दो रोज कर देता हूं और दो कॉलम कर देता हूं। ये ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख देता हूँ। ये अब देखो वैल्यू क्या क्या है, मैं अगर वैल्यू बोलूँ कि क्या क्या है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। अब देखो प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को इसके अंदर लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी मैं कैसे लिख सकता हूँ? जब x0 और y0 था तो कितना था? x0 y0 में 1/4 है, मतलब ये वैल्यू 1/4 है, ये वैल्यू 1/4। x0 और y1 में सर, x0 और y1 में सर 1/2, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी 1/2 है। x1 और y0 में, x1 और y0 में 1/8 सर, x1 और y0 में 1/8, और दोनों 1 1 में, मतलब x भी 1 और y भी 1, 1/8। ये आपके पास दिस वन, ये हो गया। ये ऐसा भी लिख सकते थे आपके पास। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। आपको बोला था कि x इक्वल टू 1 के लिए बताओ आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, तो 1/8 इंटू 0 और 1/8 इंटू 1, सिंपल, तो 1/8 आंसर आ गया। x इक्वल टू 0 के लिए पूछते तो 1/4 इंटू 0 और 1/2 इंटू 1, तो 1/2 आता, सॉरी
मतलब अगर x इक्वल टू 0 के लिए पूछते तो आंसर इज 1/2। तो एक आंसर 1/2 जो दिया था वो कब आ सकता था, अगर x इक्वल टू 0 लिखा रहता तो 0 के केस में मल्टीप्लाई कर लेते भाई। तो 0 के केस में ये 0 इंटू 1/4 और ये 1 इंटू 1/2, तो आंसर 1/2 आ जाता। इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि 1/2 आंसर कब आ सकता था, अगर x इक्वल टू 0 लिखा रहता तो। अच्छा, बाकी आंसर क्या हो सकते, अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू 0 में क्या होता, अगर y 0 लिखा रहता और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछते तो y 0 में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछते तो कितना होता, 0 इंटू 1/4 और 1 इंटू 1/8, तो 1/8 आ जाता। y इक्वल टू 1 में कितना आ जाता, y इक्वल टू 1 में अगर पूछते y इक्वल टू 1 में तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 1 इंटू 1/8, तो 1/8 आ जाता। ठीक है, तो 1/8 और 1/2 दो ही आंसर थे आपके पास इस वाले केस में। तो ये जब तक आपको ना पता हो कि यार मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू y, जॉइंट एक्सपेक्टेशन सब ना जानता हूं और कोवेरियंस भी इसमें बात की जा सकती है, मतलब इसमें मेरे पास पूछने के लिए बहुत सारी चीजें, बट सच में आना चाहिए आपको। अब हो सकता है कि लोग दो रैंडम वेरिएबल को देख के डर जाते, इसलिए आप देखना, मैं कुछ दिन पहले हो गया होगा, 10 दिन हो गया होगा, 10-15 दिन हो गया होगा, तो मैं जॉइंट एक्सपेक्टेशन करके भी रैंडम वेरिएबल में एक टॉपिक दिखेगा जिसमें मैं बहुत डिटेल में बात किया हूं। मैं रैंडम वेरिएबल बहुत डिटेल में बात की और इवन 1-2 वीडियो मेरे बचे भी, अभी भी बचे, जो मैं करने वाला हूं। उसके बाद फिर मैं वो सब बताऊंगा, मीन, मोड, मीडियन, मतलब स्टेटिक्स वाला पार्ट भी बताने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता हूं मैं, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करता हूं कि जब गेट का पेपर दो तो आपको कोई भी इशू ना हो। ठीक है भाई। अब ये सीएससी का था 2025, इसी साल का क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। ये बड़ा इजी आता है। अब कंप्यूटर साइंस को ज्यादा रैंडम वेरिएबल था तो ज्यादा टफ पूछे नहीं। एक तो सी एक्स क्यूब है, पैराबोलिक से एक ऑर्डर हायर है, एक्स स्क्वायर पैराबोलिक होता है, एक्स क्यूब और हायर ऑर्डर है, और 0 से लेके 4 तक दिया हुआ। ये 0 से लेके 4 तक आपके पास दिया है। इसका मतलब है कि ये पीडीएफ दिया है, ये पीडीएफ, इसमें क्वेश्चन और भी पूरा प्रॉपर मेंशन नहीं होगा, लिखा होगा क्वेश्चन में। अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तक रिस्पॉन्स शीट आई नहीं है, तो लिखा होगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई, मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ गिवन है। ऐसा नहीं लिखा रहता एफ ऑफ एक्स, ऐसा नहीं लिखा रहेगा, एक लाइन और ऊपर लिखी होगी, तो ये पीडीएफ दिख रहा है आपको। अच्छा, पीडीएफ है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का एरिया तो 1 होता है। इसका मतलब पहला तो यही स्टार्ट हो गया कि सर माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। देखो अब एफ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, नीचे कैपिटल एक्स भी नहीं लिखा है, तो ये हमको पता है इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, अब मेरे को पता है कि 0 से 4 है, तो ये चेंज हो गया 0 से 4 में, और ये कितना आ गया, सी एक्स क्यूब आ गया। इससे अननोन निकाल पाते हो आप, इससे आप अननोन निकाल पाते हो, कितना हो गया, एक्स की पावर 4/4। इसका मतलब है कि इसको अगर मैं ध्यान से लिखूँ तो सी एक्स की पावर 4/4, ये इंटीग्रेशन होगा, और क्या हो गया सर, 0 से 4, 0 से 4 पुट कर दिया हमें, इक्वल टू 1 है। एक 4 आपके पास गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, सी की वैल्यू 4 का क्यूब आ गई सर, तो 1/4 का क्यूब 1/64 आ रहा है सर, 4 इंटू 4 16 और इंटू 4 64, 1/64 सी की वैल्यू। ठीक है सर, 1/64 सी की वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई। अब मैं से पूछा है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताओ। अब जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कोई पूछता है तो इसमें किसी को इशू होता नहीं है। क्यों इशू नहीं होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब आप बोलते हो ना कि ए से लेके बी तक अगर आपके पास है, तो आपको पता है कि एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ होता है, एक्स इक्वल टू ए से बी आपके पास, आप इंटीग्रेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज द बेसिक। और ये तो बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूं मैं, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन कराया, लेकिन गेट के क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई कांस्टेंट दे सकते हैं, पहले कांस्टेंट निकाल लो, उसके बाद मेरे को 1/64 की वैल्यू भी पता है। अब ए से बी तक वैल्यू कितनी है, 2 से लेके 3 तक है। ठीक है भैया, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू हो गई 2 से लेके एक्स इक्वल टू 2 से लेके 3, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना था, सी एक्स क्यूब था, सी की वैल्यू 1/64 है, तो 1/64 और एक्स क्यूब डी एक्स, और ये क्या था आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी निकालना भाई 2 से लेके 3 तक। ठीक है, ये 2 से लेके 3 तक निकालना है, 1/64 को यहीं पे रहने दो, और ये एक्स की पावर 4/4 कर रहे हो तो एक्स की पावर 4/4 हो गई, लिमिट पुट कर दो आपके पास 3 और 2, तो 1/64 इंटू 4 तो है ही, और ये कितना आ गया आपके पास 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, इतना ही आ रहा है। तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, तो आप सॉल्व कर लो, 3 की पावर 4 कर लिए तो कितना आ गया 81 आ गया, 18 81 और 2 की पावर 4 कर दिया मतलब कितना आ गया 16 आ गया, 81 और 16 कर लेते हैं अपन, ऐसे आएगा। ठीक है, कर लेते हैं, तो 2 4 8 16, तो ठीक है 65 आ गया, डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई 4, 0.25 आ रहा है, 0.2539, 0.2539 चेक कर लेना, आपके पास डेटा यही था, ये मेमोरी बेस है आपके पास, तो ये हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी 2 से लेके 3 तक। तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आप कितने भी आ सकते हैं। अब ये डेटा यही मान के चल रहा हूँ कि सी एक्स क्यू भी दिया था, इसलिए सी की वैल्यू 1/64, मतलब मान के चल रहा हूँ कि यही था, मेमोरी बेस ही है आपके पास, क्योंकि एक तो एक लाइन लिखा होगा कि एक्स एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ एक ही बार है, और हमको पता, हमको देख, अच्छा हमको इतना आइडिया इसलिए हमको पता है कि पीडीएफ दिया हुआ, नहीं तो कोई लोग ये सोच रहे सर आपको कैसे पता है पीडीएफ है। तो भाई जब कोई प्रिपेयर करता है तो उसको पता रहता है, ऊपर से क्वेश्चन भी पूरा होगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक लाइन ऊपर की गायब है,
ठीक है, तो पीडीएफ में सभी को पता है कि इसका एरिया 1 होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू पहले निकालिए, 0 से 4 आपका रेंज दिया था, और प्रोबेबिलिटी जब पूछा दैट मीन द एरिया 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 इसके अंदर ही आता है, 0 से लेके 4 तक, 2 से लेके 3, अगर ये 2 से लेके 7 होता तो 2 से लेके 7 होता तो फिर 4 तक ही करते, क्योंकि 4 के बाद 0 है। तो अगर ये रेंज अगर आपके पास आउटसाइड द गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन का जो बाउंड है उससे बाहर है, तो इसी इंटीग्रेशन उसके रेंज के अंदर ही होगा, क्योंकि बाहर तो 0 है। तो 2 से 3, 0 से 4 के बीच में ही आता है। तो ठीक है, अपन सॉल्व कर लिए, सी की वैल्यू निकालिए। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन लिया मैं कि आपको आइडिया हो कि क्या क्या हो सकता है करके रैंडम वेरिएबल का। तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो ज्यादा टफ था नहीं, शुरू के 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, वो इलेक्ट्रिकल वाले को आए, तो मैं मान के चल रहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा आपके पास, मतलब जब वो लोग पेपर देंगे, उनका सैटरडे संडे को पेपर है। ठीक है, जो लोग भी आगे आने वाले समय में इन सब वीडियोस को देख रहे होंगे, 26 में, 27 में, 28 में, कब कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं पता, बिकॉज एक गेट का जो एग्जाम होता है इतना कॉम्पिटेटिव हो गया है कि आपको बहुत बेहतरीन टाइप से आना चाहिए, हर एक चीज पता होना चाहिए, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। इसके बाद भी जब आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद भी इतनी पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि वो क्वेश्चन आपको क्लिक ना करे, क्वेश्चन ना बने। पूरे क्वेश्चन बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, तो अपने को इतनी प्रिपरेशन तो करना है कि हमारे रेंज में जो चीजें रहे उसको हम सॉल्व कर सके। और जो सब्जेक्ट में से पढ़ते हो उसमें तो चांसेस 99% हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है, 99% चांसेस हमेशा बना रहे जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप ऐसे पढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने कंसेप्ट को अच्छा करते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।